एंटीलिया केस में सीसीटीवी फुटेज से बड़ा खुलासा। सचिन वाजे के साथ कार में थे मनसुख हिरेन। 4 मार्च को मिला था शव। 17 फरवरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख विवाद। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा, राज्य में न्याय प्रक्रिया बहुत पारदर्शी, मामले की होनी चाहिए जांच। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन आज। ममता का दिलीप घोष के बयान पर पलटवार। कहा, किसे क्या पहनना है ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी कमीशन पर सुनाया फैसला। सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण। कोर्ट ने दिया रिव्यू का आदेश। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि हरियाणा के अंबाला से इस समय आ रही है। हरियाणा के अंबाला से ये अहम खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। आपको बता दें, कालका चौक पर दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलियां चलने का मामला सामने आया है। दिन दहाड़े ये गोलियां चली हैं। 2 लोगों पर बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। ताबड़तोड़ गोलियां दिन दहाड़े बरसाई गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के अंबाला से। जैसे ही इस मसले की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंची। कालका चौक का ये मामला है, जहां दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलियां चली हैं। 2 लोगों पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एएनबी न्यूज आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। हरियाणा के अंबाला से ये बड़ी खबर इस समय आ रही है। यहाँ कालका चौक पर दिन दहाड़े बदमाशों का कहर देखने को मिला है। बदमाशों ने 2 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है, ये जानकारी मिल रही है। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है। हालातों को अभी समझने की कोशिश पुलिस कर रही है। वहीं जिस तरीके से बदमाशों ने ये कृत्य किया है, आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई है। बदमाशों का कहर, बदमाशों का आतंक यहां साफ तौर पर देखने को मिला है। दिन दहाड़े बिना किसी डर के बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। 2 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग यहां बदमाशों के द्वारा की गई है। ये बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है हरियाणा के अंबाला से। अंबाला के कालका चौक का ये मामला है, जहां दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलियां चलने का मामला सामने आ रहा है। जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और अभी फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है। हालातों का जायजा पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है और ये जानकारी मिल रही है कि बेखौफ थे ये बदमाश, जिन्होंने 2 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कालका चौक पर दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलियां चली। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए अंबाला से हमारे संवाददाता अंकुर कपूर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। कालका चौक पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। दिन दहाड़े यहां फायरिंग हुई है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें अंबाला की, तो अंबाला में 12 साल बाद ऐसी गैंगवार देखने को मिल रही है। क्योंकि अंबाला में आज जो सुबह दिन दिहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, इसमें 20 से 25 राउंड फायर हुए हैं, जो अभी तक सूत्रों से जानकारी मिली है। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक घायल है, जिसको पीजे रेफर कर दिया गया है। जो डीएसपी सुल्तान सिंह है, हमारी उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने यही बताया है कि लॉरेंस और बिश्नोई ग्रुप और बुप्पी राणा गैंगवार के बीच ये जो गैंगवार हुई है, ये इनकी पुरानी दुश्मनी है, जिसको लेकर ये आज यहाँ पर गैंगवार हुई है। तो भारी पुलिस बल यहाँ मौके पर तैनात है और कुछ लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया है। और यहाँ पे जो पुलिस है वो तथ्य जुटा रही है कि आखिर कोई सुराग ले पाए कि ये लोग कहाँ से आए थे, और पंजाब की तरफ ये लोग स्विफ्ट डिजायर कार में फरार हो गए हैं। और पुलिस ने इस समय पूरे अंबाला और शंभू बॉर्डर जो पंजाब के साथ लगता है, वहां पर टीमें भेज दी गई हैं और पूरी नाकाबंदी यहाँ पर कर दी गई है। बिल्कुल अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमित उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत और बिगड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। बताया गया कि हरीश रावत का बुखार कम नहीं हो रहा है, इस वजह से उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। हरीश रावत को एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स से लाया जा रहा है। इसकी पुष्टि उनके पूर्व सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने की है। हरीश रावत को गुरुवार की सुबह कुछ जांचों के लिए दून अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उनकी
उनकी हालत में सुधार न देखते हुए उन्हें दिल्ली एम्स रेफर कर दिया। आरएसएस को अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संघ परिवार नहीं कहेंगे। राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा, मेरा मानना है कि आरएसएस और संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है, जो आरएसएस में नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आरएसएस और संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है। तो राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि मेरा मानना है कि आरएसएस व संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है, जो कि आरएसएस में नहीं है। इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही कोरोना को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। राहुल गांधी जी कोई नई बात तो नहीं कह रहे और पहले भी इस तरह से कई बार बोल चुके हैं और वो तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। संघ जो है ये देश का सबसे बड़ा सामाजिक संस्था है, राष्ट्रवादी संस्था है, परिवार के बीच में काम करता है। जहां वनवासी रहते हैं उन क्षेत्रों में जाकर के शिक्षा का काम करता है। जो दलित पिछड़े लोग हैं उनके बीच में अवेयरनेस का काम करता है। तो संघ तो एक परिवार है, एक संस्था है और उनके कहने ना कहने से कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है कि राहुल गांधी लाइसेंस देंगे तभी संघ अपना काम करेगा। संघ बहुत पुरानी संस्था है, 1925 से काम कर रही है, कोई आज से नहीं कर रही। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी को उनकी हकीकत का पता नहीं है। एक घटना बता रहा हूं आपको। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी इसी तरह बोला करते थे। तो एक बार यूपी में किसी एक स्थान पर संघ का शिविर लगा तो उनको बुलाया गया। वो गए वहाँ और जा कर के उन्होंने जब वहाँ पर देखा तो ये बात मुझे नानाजी देशमुख ने बताया था कि जब वहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गए और वहाँ का जब पूरा देखा 2 दिन रह करके, तो वो तो फिर बोले कि मेरी धारणा ही गलत थी। मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि इतना राष्ट्रवादी संगठन जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा होगा और पहली बार ये हमें जानकारी मिली। ये सचमुच अद्भुत था। तो राहुल गांधी जी को तो इन सब चीज़ों का पता है नहीं, उनको वास्तविकता से कोई लेने देना होता नहीं। वो कैसे समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहें, लोगों में चर्चा बनी रहे, ऐसा वो कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। मैं उनके बयान का पूरी तरह से विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। वाकई में बहुत चिंता का विषय है कि दोबारा फिर से कोरोना बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं हम सबकी लापरवाही से हो रहा है। और केंद्र सरकार ने जो एडवाइस दिया राज्यों को, राज्यों ने अभी शुरू किया काम। कल परसों हमारे मध्य प्रदेश में 11 बजे एक सायरन बजा करके लोग सड़क पर निकले, पास मास्क नहीं था। तो ये अभियान तो पूरी तरह से सबको चलाना पड़ेगा और जब तक सामाजिक दूरी नहीं रखेंगे, हम समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करेंगे और हम मास्क लगाए बगैर नहीं निकलेंगे, तब तो ये था। लेकिन पूरी तरह से लोगों में जागरूकता फिर से एक बार फैलाने की। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए एएनबी न्यूज़। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज़ पर। 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। 58,000 ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों के बाद शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर बीजेपी नेताओं की खातिरदारी का आरोप लगाया है। राउत ने कहा है कि गवर्नर साहब बहुत बिजी हैं, उनके पास हमसे मिलने का वक्त नहीं है। देशमुख पर लग रहे आरोपों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में संजय राउत ने कहा, देशमुख ने खुद कहा है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने वसूली के जो आरोप उन पर लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में न्याय प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है। संजय राउत ने आगे कहा कि राज्यपाल साहब से मिलने के लिए हम टाइम क्यों मांगेंगे? गवर्नर साहब इतने बिजी हैं कि उनके यहाँ बीजेपी के नेताओं का आना जाना और खाना पीना सब चल रहा है। अनिल देशमुख के इस्तीफे के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि विवादों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर बयान जारी किया है। अनिल देशमुख ने इस बाबत सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में देशमुख ने कहा कि पूर्व मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने उन पर वसूली के जो आरोप लगाए हैं उन सभी आरोपों की जांच कराई जाए। गृह मंत्री हमारे अनिल देशमुख जी ने ये खुद कहा है, एक्स पुलिस कमिश्नर ने जो लेटर लिखा है मुख्यमंत्री साहब को और जो एलिगेशंस किए हैं उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और हमें सबको लगता है अगर जांच होगी तो जैसे गृह मंत्री कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और दूध में किसने पानी मिलाया है परमवीर सिंह के वो भी पता चल जाएगा। लेकिन राउत साहब, जब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक गृह मंत्री को कोई जरूरत नहीं रहने की जरूरत। महाराष्ट्र में न्याय प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शक है। मुख्यमंत्री की निगरानी भी होती है ऐसे कामों में, तो मुझे लगता है अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले हम इस बारे में शायद सोचते थे, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष इस पूरे मामले में एक गंदी राजनीति कर रहे हैं, तो हमें लगने लगा है कि इस गंदी राजनीति का शिकार हमको नहीं होना। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बारिश के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी बाधित हुई थी, लेकिन 27 मार्च से खरीदी प्रारंभ की जा रही है। मैं किसानों को आश्वस्त करता हूं कि यदि उचित दाम मिले तो ही वो फसल बाजार में बेचे। समर्थन मूल्य पर आप सभी के उत्पाद सरकार खरीदेगी। बारिश के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी बाधित हुई थी, लेकिन अब 27 मार्च से खरीदी प्रारंभ की जा रही। गेहूं हो, चना हो, मसूर हो, सरसों हो। मैं किसानों को आश्वस्त करता हूं कि वो औने पौने दाम पर फसल ना बेचे। जिन फसलों के उचित रेट और ऊंचे दाम समर्थन मूल्य से लग रहे हैं उनको वो जरूर बेचें बाजार में। बाकी समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदी करेगी। उधर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी अपनी सरकार उपराज्यपाल के द्वारा चलाना चाहती है। हर चीज में जब उनसे सलाह लेनी है तो निर्वाचित प्रतिनिधि का क्या काम? संविधान में साफ कहा गया है कि अनुच्छेद 239A के तहत 3 चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर दिल्ली सरकार काम कर सकती है, लेकिन वो इसे भी नहीं मान रहे। जो चुने हुए नुमाइंदे के उनके हकूक किस ढंग से कानून के रूप में वो ले रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से वो अपनी सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू चलाना चाहते हैं। हर चीज में अगर उन्हीं को सलाह करना, हर चीज में उनको उनके पास ही फाइल जाना, फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम है और लोग भी क्यों वोट देना चाहिए? बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्र धर्म
रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। 5,64,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि दिल्ली को लेकर एक तरफ बीजेपी पूर्ण राज्य के दर्जे की वकालत करती आई है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के अधिकारों को कम कर रही है और एलजी के अधिकारों को बढ़ा रही है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। जब उनके खिलाफ किसी दल की सरकार बन जाती है तो उसके खिलाफ बीजेपी अलग भावना से काम करती है। एक तरफ पूर्ण राज्य के दर्जे की वकालत भारतीय जनता पार्टी करते आई है दिल्ली को लेके, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और सरकार के अधिकारों को कम कर एलजी के अधिकारों को बढ़ा रही है। ये रवैया बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। ये चर्चा बार बार हो रही थी कि दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, बीजेपी भी इसकी वकालत करते रही है। लेकिन जब सरकार उनके खिलाफ किसी दल की बन जाती है तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक अलग भावना से काम करती है बीजेपी। जिस तरह से दिल्ली सरकार के अधिकार कम किए गए, एलजी के अधिकार बढ़ाए गए, उसी दिशा में उन्होंने ये कदम। उधर बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ममता हार मान चुकी हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्योंकि सबसे पहले कोलकाता में आज कोई नहीं जा रहा। कोलकाता को बनाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से आप यूपी और बिहार के लोगों ने कोलकाता की इकोनॉमी को, कोलकाता को बनाने में अपना खून पसीना लगाया और आज वो बांटने की बात कर रही हैं। पूरे कोई बिहार यूपी ऐसा नहीं जहाँ सैकड़ों साल से लोग वेस्ट बंगाल में न रहते हों या लोग कलकत्ता में न रहते हों, और आज उनको ये कह कर के कि बिहारी और यूपी के आ रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है कि किस तरीके से वो बौखलाहट में हैं और वो ये बात समझ चुकी हैं कि वो चुनाव। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने बढ़ते हुए कोरोना महामारी को लेकर कहा कि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग भी कोरोना को लेकर लापरवाह हो रहे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना के केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 54,000 के करीब केसेज हुए और अकेले महाराष्ट्र में 35,000। तो और बाकी भी प्रदेशों में, यहाँ के तक कि उत्तर प्रदेश में भी बढ़ गए,
पंजाब में है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, और सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के जो नियम शिथिल किए हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो वैक्सीनेशन ज़्यादा पैमाने पे बढ़ेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आज ईडी के सामने पेश हो रही हैं। पेशी से पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि ईडी को महबूबा के खिलाफ लगे सभी आरोपों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि उन्हें ईडी के सामने पेश होने से छूट दी जाए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि 90 के दशक में कश्मीर में पद में रहते हुए जिस तरह से महबूबा मुफ्ती के आतंकियों के साथ संबंध रहे हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न केवल महबूबा के 90 के दशक से आतंकियों के साथ संबंध रहे हैं, बल्कि वह आतंकियों के नाम पर काफी पैसा भी जमा करती रही है। ईडी ने पिछले साल दिसंबर में महबूबा की करीबी अंजुम फजली के परिसरों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में जम्मू कश्मीर बैंक में फर्जीवाड़े से संबंधित थी। जांच एजेंसी ने इस दौरान फाजिली के परिसरों से 28 लाख रुपए जब्त किए थे। ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला से भी पूछताछ की थी और करीब 12 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया था। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त हुई संपत्तियों को लेकर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का रुख किया था। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह मामले में पहली बार जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का नाम सामने आया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दविंदर मामले में दाखिल पूरक चार्जशीट में दावा किया है कि महबूबा डीएसपी के साथ गिरफ्तार हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी नवीद बाबू के बारे में जानती थी और उससे एक बार उन्होंने बात भी की थी। इस पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता की प्रतिक्रिया सुनिए आप। देखिए, इतने बड़े संवैधानिक पद पर रह करके भारत की एक स्टेट का मुख्यमंत्री अपनी ही स्टेट में इस प्रकार की गतिविधियां करे तो निश्चय ही चिंता का विषय है। और जो भी इनके मिनिस्टर्स थे या इनके कार्यकर्ता थे, तो उसमें जो इनका यूथ का जो प्रेसिडेंट था वाहिद पर्रा, उसके जो रिलेशंस रहे हैं, अपनी गाड़ी में मिलिटेंट्स को लेकर के उनको हथियार भी देना, पैसा भी देना, ये सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और उन मिलिटेंट्स के बुरहान वानी के मरने के बाद उनको पैसा दे करके आतंक का एक प्रसार करना, उसके लिए ये जिम्मेवार हैं। और ख़ास करके महबूबा जी ने भी उनसे बात करती रही हैं। ये सभी से जाहिर होता है कि सारी पूछताछ के बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी चीज़ें सामने आती हैं, उस पर एक्शन होना चाहिए। और पिछले 30-40 साल से जो लगातार मिलिटेंसी की आग में जम्मू कश्मीर जल रहा है, इन लोगों का कहीं ना कहीं
उधर बिहार विधानसभा में मंगलवार को दिन भर विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान विपक्षी पार्टी आरजेडी के विधायकों के साथ पुलिस ने काफी धक्का मुक्की की और बदसलूकी भी की। इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है। मैं नहीं कह रहा, विजुअल्स आप देख लीजिए। विजुअल्स आपको स्पष्ट बताते हैं किस प्रकार महिला एमएलएज के साथ कल सदन में भी ये मामला उठा, ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, पूरा विपक्ष एक साथ था। भाजपा के लोग भी आहत हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, उनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि 40 सीट वाले पर अभी बहुत निर्भरता है उनकी कई वजहों से। मैं तो सीधे तौर पर यह कहता हूं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए और गवर्नर साहब को महामहिम को रिपोर्ट भेज करके सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। दिल्ली बॉर्डर पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। 26 मार्च को देशव्यापी बंद की तैयारी किसान संगठनों ने कर ली है। इस बंद में किसानों को व्यापारी संगठनों, ट्रेड यूनियंस, ट्रक यूनियंस, बस यूनियंस और रेलवे यूनियंस का भी समर्थन मिलेगा। किसान नेताओं ने स्थानीय लोगों से बंद के दौरान होने वाली परेशानी के लिए माफी मांगते हुए सहयोग करने की भी अपील की है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादव और भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गौरव टिकैत ने कहा कि 26 मार्च का भारत बंद पूरी तरह से सफल होगा। इस बंद में किसानों के अलावा व्यापारी संगठनों, ट्रेड यूनियंस, ट्रक यूनियंस, बस यूनियंस और रेलवे यूनियंस का भी समर्थन प्राप्त है। इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।